Hello and welcome students. In this video, I'll explain you the second chapter of Vistas, that is The Tiger King, written by Kalki. First of all, I'll give you some information about the writer of this story. His full name was Ramaswamy Iyer Krishnamurthy and he was a Tamil writer, journalist, poet, critic and Indian independence activist. He penned 120 short stories, 10 novelettes, 5 novels, 3 historical romances, editorial and political writings and hundreds of film and music reviews. काल्की का पूरा नाम रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति था। वो एक तमिल राइटर, जर्नलिस्ट, पोएट, क्रिटिक और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। उन्होंने 120 शॉर्ट स्टोरीज, 10 नॉवेलेट्स, 5 नॉवेल्स, 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस, एडिटोरियल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फिल्म एंड म्यूजिक रिव्यूज लिखे। Now students, I'll give you a brief intro of this chapter. The story is a satire on the rich and powerful kings of the olden times. In order to prove the prophecies of the fortune teller wrong, the king of Pratibandhapuram mindlessly kills 99 tigers, but the 100th one, the cause of the king's death, escapes his bullet. Ultimately, the king is killed by an inanimate tiger made of wood. Hence, the prophecy turns to be true despite the king's effort to prove it wrong. ये कहानी एक व्यंग है प्राचीन समय के अमीर और शक्तिशाली राजाओं के ऊपर। फॉर्चून टेलर यानी भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए प्रतिबंधपुरम का जो राजा था उसने 99 टाइगर्स जो थे उन्हें बगैर सोचे समझे मार दिया। लेकिन जो 100वें नंबर का टाइगर था जो कि कारण था राजा की मृत्यु का, वो उसकी गोली से, उसके बुलेट से बच जाता है और आखिर में राजा की जो मौत होती है और राजा की जो डेथ होती है वो एक वुड के टाइगर से होती है, लकड़ी के बने हुए टाइगर से होती है। और इस तरह से जो भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी वो सच साबित होती है। राजा के काफ़ी सारे एफर्ट्स करने के बावजूद कि उसने जो काफ़ी सारे एफर्ट्स किए थे उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए, उसके बावजूद जो भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की थी वो सच साबित होती है। Now students, I'll tell you the story of this chapter. The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He also came to be known as Tiger King. As soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. The 10-day-old prince addressed the astrologers as "O wise prophets," he asked them to tell him the manner of his death. The chief astrologers said that death would come from the tiger. The prince growled, "Let tigers beware." इस कहानी का जो हीरो है वो प्रतिबंधपुरम का महाराज है और उसे टाइगर किंग के नाम से भी जाना गया। जब उसका बर्थ हुआ तो एस्ट्रोलॉजर्स जो थे, जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भविष्यवाणी की कि टाइगर किंग को एक दिन मरना पड़ेगा, एक दिन उसको मृत्यु आएगी। तो 10 दिन का जब वो प्रिंस था, 10 डेज ओल्ड जो वो प्रिंस था, उसने एस्ट्रोलॉजर्स को यानी भविष्यवक्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "ओ बुद्धिमान भविष्यवक्ताओं।" और 10 डेज ओल्ड प्रिंस ने, ये जो 10 दिन का राजकुमार था, उसने उन लोगों से यानी जो भविष्यवक्ता थे उनसे मृत्यु का जो मैनर था वो पूछा। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने कहा कि उसकी मृत्यु जो है वो एक टाइगर के थ्रू आएगी। ये सुनकर जो राजकुमार था वो गुर्राया। उसने कहा कि भागो, सावधान कर दो, यानी कि जितने भी टाइगर्स हैं वो सावधान हो जाएं। When the crown prince came of the age at 20, his estate came into his hands. There were many forests in Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja started out on a tiger hunt. The Maharaja was thrilled when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer. The old man said, "Your Majesty may kill 99 tigers in exactly the same manner, but you must be very careful with the 100th tiger." The astrologer promised to tear up all his books on astrology and set fire to them if he killed the 100th tiger. जब राजकुमार 20 साल का हुआ तो उसके राज्य की शासन सत्ता उसके हाथों में आ गई। प्रतिबंधपुरम राज्य में काफ़ी सारे जंगल थे और उनमें काफ़ी सारे बाघ भी थे। महाराजा ने जो है बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। जब उसने पहली बार बाघ को यानी टाइगर को मारा तो वो बहुत ज़्यादा रोमांचित था, बहुत ज़्यादा थ्रिल था।
उसने राजकीय ज्योतिषी को बुलवाया। उस ओल्ड मैन ने, यानी कि जो वो बूढ़ा व्यक्ति था, उसने कहा, महाराज, चाहे आप इस ढंग से 99 टाइगर्स को मार दें, लेकिन आपको 100वें टाइगर से, यानी कि जो 100वें नंबर का बाघ होगा, उससे आपको सावधान रहना चाहिए। और ये अगर वो इसी तरीके से 100वें नंबर का टाइगर भी मार पाया तो ज्योतिषी ने ये प्रण लिया कि वो अपनी ज्योतिषी की सारी पुस्तकें, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स थी, वो उन सबको फाड़ देगा और उन्हें आग लगा देगा। The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. The Maharaja vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. He faced many dangers too. Sometimes the bullet missed its mark, the tiger jumped upon him, he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. स्टेट में महाराजा के सिवाय हर एक पर टाइगर हंटिंग करने पर बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया, और महाराजा ने ये शपथ ली कि वो अपने राज्य के बाकी मामले बाद में देखेगा, पहले वो 100 टाइगर्स मारने का जो उसका टारगेट है वो उसको पूरा करेगा। शुरू में ऐसा लगा कि वो अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी एम्बिशन जो है वो उसको ईजीली पूरा कर लेगा, लेकिन उसे काफ़ी सारे डेंजर्स भी जो है उनको फेस करना पड़ा। कभी कभी बुलेट जो है वो निशाना चूक जाता था, और कई बार जो टाइगर्स होते थे वो उसके ऊपर छलांग लगाते थे, जंप कर देते थे, और कई बार जो है उससे नंगे हाथों बिना किसी हथियार के टाइगर से लड़ना पड़ता था, और हर बार महाराजा ही जीतता था। Once he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tiger he had shot. He wished to hunt tigers in Pratibandhapuram. The Maharaja was firm in his resolve. He refused permission since he had prevented a British officer from fulfilling his desire. The Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. The Maharaja and the Diwan held deliberation over this issue. About 50 expensive diamond rings of different designs were sent to the British officer's good lady. The king and the minister expected her to choose 1 or 2 rings and send the rest back, but she kept all of them and sent a letter of thanks. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. एक बार राजा पर अपनी राजगद्दी गंवाने का खतरा आ गया था। एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो था वो प्रतिबंधपुरम घूमने के लिए आया, और उससे टाइगर हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, और अपने द्वारा मारे गए जो बाघ थे, जो टाइगर्स थे, उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने का भी उसको बहुत ज़्यादा शौक था, और वो प्रतिबंधपुरम में भी टाइगर हंट। लेकिन महाराजा जो था वो अपने संकल्प पर बिल्कुल दृढ़ था। उसने उसको जो है परमिशन देने से मना कर दिया, और क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर की इच्छा पूरी होने से उसने रोक दिया था, उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी थी, महाराजा पर अपना राज्य गंवाने का खतरा जो था वो मंडराने लगा। इस प्रॉब्लम पर महाराजा ने और उसके दीवान ने काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श किया, और उन्होंने डिफरेंट डिज़ाइंस की 50 महंगे हीरों की अंगूठियां जो थी वो मंगाई और ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ के लिए भेज दी। राजा और मंत्री जो थे वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसकी वाइफ जो है वो 1-2 जो फिंगर रिंग्स हैं वो चुन लेगी और जो बाकी होंगे उनको लौटा देगी, लेकिन उसने सारी की सारी अंगूठियां जो थी वो रख ली और एक थैंक्स का लेटर महाराजा को भेज दिया। यद्यपि महाराजा ने 3 लाख रुपये गंवा दिए थे, लेकिन फिर भी वो खुश था कि उसने अपना राज्य तो बचा ही लिया। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he had killed 70 tigers, but then there were no tigers left in Pratibandhapuram. One day, the Maharaja sent for his Diwan and told him that 30 tigers still remained to be shot down by his gun. He told the Diwan that he had decided to get married. The Diwan found the right girl from a state with a large number of tigers. Each time Maharaja Jangjang Bahadur visited his father-in-law, he killed 5 or 6 tigers. In this way, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the Pratibandhapuram palace.
महाराजा का जो टाइगर हंट था वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। विद इन 10 ईयर्स उसने जो है काफ़ी सारे 70 टाइगर्स जो थे वो मार डाले। लेकिन फिर जो है प्रतिबंधपुरम में कोई भी टाइगर नहीं बचा। एक दिन महाराजा ने अपने दीवान को बुलाया और उसे बताया कि उसकी गन से अभी 30 टाइगर्स को मारना अभी और बाकी है। उसे दीवान से बताया कि वो शादी करने का उसने डिसीजन लिया है, वो शादी करना चाहता है। और दीवान ने एक ऐसे राज्य की जो सही कन्या थी, एक लड़की जो थी, उसका चुनाव किया जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में टाइगर्स थे। और हर बार जब भी महाराजा जंगजुंग बहादुर अपने ससुराल में जाता था तो वो 5-6 टाइगर जो है वहाँ मार डालता था। और इस तरह से प्रतिबंधपुरम के राजमहल का जो रिसेप्शन था, वहाँ की जो दीवारें थी, वहाँ पर 99 टाइगर्स की जो खालें थी उनको सजा दिया गया था। There remained just one tiger to be killed to reach the figure of 100, but the tiger farms had now run dry even in his father-in-law's kingdom. It became impossible to locate tigers anywhere. The Maharaja was sunk in gloom. Soon he got a happy news. In his own estate, sheep began to disappear frequently from a hillside village. Surely a tiger was at work. The villagers ran to inform the Maharaja, but the tiger was not easily found. The Maharaja refused to leave the forest until the tiger was found. Maharaja's anger and obstinacy rose higher. Many officers lost their jobs. 100 का नंबर पूरा होने में अब सिर्फ एक टाइगर को मारना बाकी था। लेकिन अब उसके जो ससुराल थी, वहाँ का जो राज्य था, वहाँ पर भी जो टाइगर्स का नंबर था वो बिल्कुल फिनिश हो गया था। वहाँ पे टाइगर्स नहीं बचे थे और कहीं भी टाइगर को ढूंढना जो था वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। अब महाराजा जो था वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया और उसे जल्दी ही एक सुखद समाचार मिला, एक गुड न्यूज़ मिली। उसके अपने ही राज्य में पहाड़ी के पास वाले गाँव में जो शीप थे वो गायब होने शुरू हो गए थे। निश्चित तौर पर वहाँ कोई टाइगर जो था वो काम कर रहा था, टाइगर्स जो था वो शीप्स को खा जा रहा था। तो जो वहाँ के जो ग्रामीण लोग थे वो महाराजा को समाचार देने के लिए दौड़े, लेकिन जो टाइगर था वो आसानी से नहीं मिल पाया। महाराजा का जो क्रोध था और हर्ट थी वो बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ता गया और कई अधिकारियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। One day the Tiger King was very angry. He called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith. The Diwan said that the people would become discontented. Then their estate too would fall a prey to the Indian National Congress. The king asked the Diwan to resign. The Diwan felt afraid. He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. एक दिन महाराजा अत्यधिक क्रोधित हो गया, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने दीवान को बुलाया और कहा कि जो स्टेट थी जहाँ पर टाइगर के मिलने की न्यूज़ मिली थी, वहाँ पर जो टैक्स है उसको डबल कर दिया जाए। दीवान ने कहा कि लोग जो हैं वो असंतुष्ट हो जाएंगे और फिर उनका जो राज्य है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। राजा ने दीवान को रिजिग्नेशन देने के लिए कहा। दीवान जो था वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसे अपना जीवन लौटता हुआ तभी महसूस हुआ जब उसने एक जो टाइगर था जिसे कि मद्रास के एक पार्क से लाया गया था और उसे अपने घर में छिपा कर रखा गया था, उसको देखा। At midnight, the town was sleeping in peace. The Diwan and his aged wife dragged the old tiger to the car and showed it into the seat. The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting. Now the tiger refused to get out of the car. Somehow the Diwan hauled the beast out of the car and pushed it down to the ground. आधी रात को जब पूरा टाउन शांतिपूर्वक सो रहा था तो दीवान और उसकी जो बूढ़ी पत्नी थी उन्होंने उस बूढ़े टाइगर को कार तक घसीटा और किसी तरह से उसको सीट के नीचे धकेल दिया। दीवान खुद गाड़ी चलाता हुआ सीधे जंगल की तरफ चला गाड़ी लेकर, और जहाँ पर महाराज शिकार कर रहे थे। अब जो टाइगर था उसने गाड़ी से बाहर निकलने से इनकार कर दिया। किसी तरह से दीवान ने इस जो बीस्ट था, ये जो टाइगर था, उसको उठाकर कार से बाहर फेंका और ज़मीन के ऊपर धकेल दिया।
On the following day, the same old tiger wandered into the Maharaja's presence and stood there. It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumbed heap. The Maharaja was happy that his vow to kill 100 tigers had been fulfilled. Ordering the tiger to be brought to the capital in grand procession, Maharaja left in his car. After the Maharaja left, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger rolled its eyes and looked back at them. The man realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. One of the hunters took aim from a distance of 1 foot and shot the tiger. The dead tiger was taken in procession through the town and buried. अगले दिन वही टाइगर महाराजा के सामने जा पहुंचा और खड़ा हो गया और महाराजा जो था उसे देखकर उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो खुश हो गया और उसने केयरफुली एम लगाया, निशाना साधा और जो टाइगर था वो जो एक सिकुड़ कर जो है वो ढेर हो गया, वो फेंट हो गया। महाराजा बहुत खुश था कि उसका 100 टाइगर मारने का जो प्रण था, जो वो उसने लिया था, वो पूरा हो गया। महाराजा ने आदेश दिया कि इस टाइगर का जो है एक ग्रैंड प्रोसेशन निकाला जाए और उसे जो है राजधानी में लाया जाए और अपनी कार में वो वहाँ से चला गया। महाराजा के जाने के बाद जो वहाँ पर हंटर्स थे वो उस टाइगर को उसके नज़दीक पहुँचे उसको देखने के लिए और जो टाइगर था उसने अपनी आंखें घुमाई और वो उनकी तरफ देखने लगा। जो टाइगर हंटर्स थे वो समझ गए कि जो टाइगर है वो नहीं मरा है, महाराज की गोली से नहीं मरा। गोली जो थी वो निशाना चूक गई थी और जो टाइगर था वो गोली के पास से गुजरने की आवाज़ से ही जो था वो बेहोश हो गया था। और उन्हीं में से जो हंटर्स थे उन्हीं में से एक जो हंटर था उसने 1 फुट की दूरी से निशाना साधा और जो टाइगर था उसको मार गिराया। अब उस मरे हुए टाइगर की जो है प्रोसेशन निकाला गया, एक जुलूस निकाला गया और उसको राज्य में जो राजधानी थी वहाँ ले जाकर उसको दफना दिया गया। A few days later, the 3rd birthday of Maharaja's son was celebrated. He wished to give him some special gift on his birthday. He spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was a perfect gift. The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter. But the shopkeeper called it a bargain at 300 rupees. He praised it as an extremely rare example of the craftsmanship. Actually, it had been carved by an unskilled carpenter. Its surface was rough. Tiny slivers of wood stood up like quills all over it. When the Maharaja was playing with his son, one of those slivers pierced the Maharaja's right hand. He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince. कुछ दिनों बाद महाराजा के बेटे का 3रा बर्थडे था और वो अपने बेटे को उसके बर्थडे पर कुछ स्पेशल गिफ्ट देना चाहता था। वो एक खिलौनों की दुकान में गया और उसे एक लकड़ी का टाइगर जो था उसे ख़रीदने का डिसाइड किया कि ये एक बहुत अच्छा जो है गिफ्ट रहेगा। और ये लकड़ी का जो टाइगर था उसकी कीमत सिर्फ 2.25 आने थी, लेकिन जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर था, उसने इसे 300 रुपये का जो कीमत थी उस पर भी लाभ का सौदा बताया और उसने इसकी कारीगरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। लेकिन असलियत में इसे एक जो अनस्किल्ड कारपेंटर था उसने इसे बनाया था और इसका जो सरफेस था वो बहुत खुरदुरा था और उसमें बहुत छोटे छोटे जो हैं स्लाइवर्स निकले हुए थे, कांटों की तरह लकड़ियाँ निकली हुई थी लंबी लंबी। जब महाराजा अपने बेटे के साथ इस टाइगर से खेल रहा था तो उसमें जो लंबी लंबी स्लाइवर्स यानी कि जो फांसें निकली हुई थी वो महाराजा के दाएं हाथ में घुस गई और जो महाराजा थे उसने अपने बाएं हाथ से उसे खींचकर निकाल दिया और राजकुमार के साथ खेलता रहा। The next day, infection flared in the Maharaja's right hand. In 4 days, it developed into a sore-emitting pus. It spread all over his arm. 3 famous surgeons were brought in from Madras. After holding a consultation, they decided to operate. The operation was successful, but the Maharaja died. In this manner, the 100th tiger took its final revenge upon the Tiger King.
अगले दिन जो इन्फेक्शन था वो राजा के राइट हैंड में पूरा फैल गया और 4 दिन में जो ये मवाद निकलने के कारण जो घाव था वो फोड़े में बदल गया और ये उसके पूरे बाजू में, पूरे आर्म में फैल गया। मद्रास से जो 3 सर्जन्स थे उन्हें बुलाया गया और उन्होंने जो है विचार विमर्श करने के बाद ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया और ऑपरेशन जो था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो महाराजा था वो मारा गया और इस तरह से जो 100वें नंबर का टाइगर था उसने आखिरकार अपना बदला ले ही लिया।